नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस का नंबर 1 शो बात में दम है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहस तेज है। सरकार मंथन में जुटी है। लॉ कमीशन ने अलग अलग पक्षों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे हैं, लेकिन इस बीच एक मसला ऐसा है जो तमाम माथापच्ची की दिशा अलग कर रहा है। वो मसला है आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ। आदिवासी सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अगर आदिवासियों को भी इस दायरे में लाया जाता है तो यकीनन उनके रहन सहन और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन सरकार के पास इसका भी तोड़ है। क्या वो प्लान है और कैसे सरकार बीच का रास्ता निकालने को तैयार है, समझेंगे। इस पर बहस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिए। यूसीसी की राह कैसे होगी आसान? आदिवासियों के लिए क्या है प्लान? कैसे साधेंगे आदिवासी वोटर? राज्यों से लेकर लोकसभा चुनाव तक का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मंथन शुरू करके विपक्ष को पसोपेश में तो डाला ही है, चुनाव को लेकर पार्टी फूंक फूंक कर कदम भी आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी चुनौती यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासी समुदाय को लेकर है, जो मौजूदा दौर में बीजेपी के परंपरागत वोटर बन चुके हैं। ऐसे में चुनाव के ऐन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आदिवासियों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है बीजेपी। आइए समझते हैं कि आदिवासी समूह कौन है, क्या है उनकी राजनीतिक ताकत। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उन समूहों की सरकारी लिस्ट है जो मुख्य धारा से आमतौर पर अलग है। इनके रीति रिवाज और तौर तरीके अलग होते हैं। ये खुद के कायदे कानून बनाकर मानते हैं। देश में कुल 705 आदिवासी समुदाय हैं जो एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 10 करोड़ 43 लाख के आसपास है, जो देश की कुल आबादी का करीब 8% से ज्यादा है। दरअसल आदिवासी समुदाय की कई परंपराएं यूनिफॉर्म सिविल कोड से गड़बड़ हो जाएंगी। वैसे बहुविवाह की परंपरा जो आदिवासी समुदाय में पुरुष और महिला दोनों के लिए ही है, इसके अलावा उत्तराधिकार से संबंधित नियम भी समाज के अपने हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर असम, बिहार और ओडिशा में कुछ जनजातियां परंपरागत कानूनों का पालन करती हैं, लेकिन मेघालय की कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक सिस्टम है। संपत्तियां यहां सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती हैं। मिजोरम, जहां जनजातीय समुदाय की आबादी 90% से ज्यादा है, वहां भी कई परंपराएं प्रभावित हो सकती हैं। साफ है कि यूसीसी की राह की ये वो बड़ी अड़चनें हैं जिन पर सरकार लगातार मंथन कर रही है। यूसीसी पर बनी संसदीय कमेटी के अध्यक्ष सुशील मोदी पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि यूसीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे आदिवासी समुदाय की परंपराएं प्रभावित न हो। इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक भी है। इस कानून से हमारे रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ समान दंड का प्रावधान है। किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल लॉ का प्रावधान हटा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसको आचार, जब हम ये कहते हैं कि इस देश में हमें एक समान अधिकार चाहिए, हमें एक समान नागरिक की तरह गिना जाए, देश हमें सेकुलर चाहिए, तो हमें कानून कम्युनल क्यों चाहिए? मात्र आदिवासी समूहों की बात नहीं है, जैनियों की संथारा प्रथा की भी बात है, सिखों का जो आनंद विवाह अधिनियम है उसकी भी बात है। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो इन विषयों पर भी क्या सोचती है। आप जानते हैं कि जैन समाज में संथारा प्रथा लागू है, जिसके तहत व्यक्ति को एक तरह से कहा जाए तो इच्छा मृत्यु वर्ण करने का अधिकार है। क्या उसको समाप्त करेगी सरकार? मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की न पहले ज़रूरत थी और न आज है। और इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ से रिलेटेड ये मसला है। और बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑलरेडी इतने दिनों में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 62 पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है।
वहीं 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 47 में से 31 सीटें जीती थी। इन सीटों में कांग्रेस को महज 4 सीटें ही मिली थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। साफ है कि केंद्र सरकार के लिए यूसीसी में आदिवासियों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों से आदिवासी बीजेपी के परंपरागत वोटर बनते जा रहे हैं। बात यूपी की करें तो बुंदेलखंड के साथ मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आदिवासी समुदाय के वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर बन चुके हैं। ऐसे में ये तय है कि समान नागरिकता संहिता में जो भी प्रावधान जोड़े जाएंगे उनमें आदिवासी समुदाय प्रभावित ना हो, ये बात जरूर सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन चुनौती को कैसे साध पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उन समूहों की सरकारी लिस्ट है जो मुख्य धारा से अलग है और इनके रीति रिवाज और तौर तरीके एकदम अलग होते हैं और इसी के साथ साथ ये खुद के कायदे कानून बना करके मानते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। तो देश में कुल 705 आदिवासी समुदाय हैं जो एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 10 करोड़ 43 लाख के आसपास गिनी गई है, जो देश की कुल आबादी का करीब 8% से ज्यादा है। और असम, बिहार, ओडिशा में कुछ जनजातियां परंपरागत कानूनों का पालन करती हैं, लेकिन मेघालय की कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक सिस्टम है और संपत्ति यहां सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है। कुल मिलाकर के ये है कि अलग अलग जातियां, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कानून, और इस बीच जब सारी चीजें इतनी अलग अलग है, सारे रीति रिवाज इतने अलग अलग हैं, तो कैसे फिर यूसीसी लाया जाएगा, कैसे यूसीसी का पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या क्या हटाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, उन सभी का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूं। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मुन्ना खान हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अतिकुर रहमान हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, मुस्लिम स्कॉलर होंगे वो। भरत सिसोदिया जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे हम तमाम कानूनी दावपेच समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद आमीन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आज चर्चा में बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद आमीन जी इस चर्चा में। मैं शुरुआत कर रही हूं प्रमोद स्वामी जी आपसे, इसलिए आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि ये आपकी सरकार का एक मुख्य एजेंडा है, इस पर बात कई सालों से हो रही है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अब इस पर बात ना हो, कम से कम ये धरातल पर आए, लेकिन धरातल पर आए तो आए कैसे, अड़चनें बहुत हैं। मैं आज आदिवासी समाज के लिहाज से सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे आप आदिवासी समाज को साधेंगे, कैसे उनको साथ लेकर के चलेंगे? देखिए, समान नागरिक संहिता की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने भी आर्टिकल 44 में कही थी कि देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, जो सब पर लागू होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस विषय में कहा है, समान नागरिक संहिता के विषय में, और ये मुद्दा कई बार उठा है। और शाहबानो केस जो था उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट में गई कि उनको न्याय मिलना चाहिए, तो उनके पति ने दलील दी थी कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी की है, तो उनको गुजारा भत्ता देने की हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। जी, जानते लेकिन हैं सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन निर्णय दिया कि उनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तुष्टीकरण की नीति के तहत बदल दिया। ठीक। तो अब सवाल ये उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आर्टिकल 44 में हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी कहा है, तो फिर देश में एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी। और ये कानून सिर्फ भारत में नहीं,
पाकिस्तान, अमेरिका और मिस्र, ऐसे कई तमाम देश है जहां ये कानून ऑलरेडी लागू है। नहीं, वो अब हम जहां प्रमोद तक स्वामी जी समझ रहे हैं, वो हम जानते भी हैं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे इस संदर्भ में है कि आप आदिवासी समाज को कैसे समझा पाएंगे कि यूसीसी कितना जरूरी है महिलाओं के अधिकारों के लिए, बच्चियों के अधिकारों के लिए, बुजुर्गों के अधिकारों के लिए? आप कैसे समझा पाएंगे आदिवासी नहीं, समाज को? आपने एक बहुत ही वैलिड प्रश्न उठाया है कि एससी और एसटी जो है उन लोगों की कई जगह में अलग अलग मान्यताएं हैं। बिल्कुल। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं, तो मेघालय में जो है वो सबसे जो छोटी बच्ची है उसको ही संपत्ति का हक उसको रहता है, और वहाँ जो वो वुमेन डोमिनेटेड उनकी सोसाइटी है। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन ने भारत के सभी नागरिकों से और धार्मिक संगठनों से अपने सुझाव मांगे हैं। तो निश्चित रूप से वो जो लोग हैं वो अपने सुझाव देंगे, और सुझाव देने के बाद में एक बिल बनेगा। उस बिल के ऊपर में लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी, जहां विपक्ष के जो नेतागण हैं वो भी अपनी बात और अपनी सुझाव रखेंगे, और उसके बाद में वो कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। तो जो भी उनकी जो समस्याएं हैं वो लोग जो हैं सबको विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने अपने सुझाव मांगे हैं, तो सबके सुझाव आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए। ड्राफ्ट के बाद में इस पे चर्चा होगी, और निश्चित रूप से एक ऐसा कानून जिससे भारत के हर नागरिकों को लाभ हो, उसको लाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मुन्ना खान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष में भी एक एक करके यूसीसी के समर्थन में पार्टियां आने लगी हैं। ऐसे में जब 2024 का चुनाव आपके सामने होगा तो आप यूसीसी के समर्थन में होंगे या विपक्ष में होंगे? आप कैसे, आप इसका विरोध करेंगे, आप इसके समर्थन में रहेंगे? सरकार के जो प्रोपेगेंडे हैं जो 2024 के लिए उन्होंने चुना है, तो ये आप किसी भी दल को ये नहीं लगता कि 2024 के चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा अपनाया है यूसीसी का, मैं समझता हूँ ये कारगर सिद्ध नहीं है। क्यों? इसकी मेन वजह जो है, हर 10 किलोमीटर पे लोगों की भाषाएं बदल जाती है, खान पान बदल जाते हैं, पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है। एक बात। दूसरी बात, यूसीसी अभी ड्राफ्ट लाई नहीं है सरकार, तो ये सरकार डरा रही है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? आर्टिकल 44 में साफ शब्दों में लिखा है, ये लिखा जरूर है कि आप उसके अंदर आप सुधार कर सकते हो, तो ये राज्य स्तर पे है, ये कोई ये बाध्य नहीं है कि हाँ कानून के तहत आपको लाना ही है। तो ये सरकार एक प्रोपेगेंडा फैला रही। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि मजदूर जो आवाज उठाएंगे, जो बेरोजगार आवाज उठाएंगे, जो किसान आवाज उठाएंगे, उसे किस तरीके से दबाया जाए, किस प्रोपेगेंडे के तहत दबाया जाए। इसलिए सरकार बार बार इस तरीके की प्रोपेगेंडा अपना रही है, जिससे कोई किसी का भला नहीं। आप देख मुन्ना खान जी, आपने बहुत ही इजीली इसको पूरा उलट दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मजदूरों की आवाज इसमें कैसे दबाई जाएगी, जो प्रदर्शन करने सड़क पर आते हैं उनकी आवाज यूसीसी के जरिए कैसे दबाई जाएगी, मुझे जरा समझाइए। बिल्कुल समझा रहा हूँ। ये एक प्रोपेगेंडा है सरकार का। यूसीसी लाने का क्या मतलब है देश के अंदर? आप एक संविधान, एक देश की आप बात कर रहे हो। क्या ऐसी समानता है देश के अंदर? क्या इससे मुस्लिम का भला होगा, आदिवासी का होगा, सिख का होगा, ईसाई का होगा? क्या किसी समाज का भला होता दिख रहा है? नहीं होता। अगर मुस्लिम समाज की बात कर ले तो 1400 साल पुराना आस्था का विषय है इनका, जो इनका पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, एक सरिये के तहत इनका कानून चलता है। चाहे 3 तलाक का मसला हो, निकाह का हो, शादी का हो, खर्चे का हो, सारे मसले चलते हैं। आप उसको एक कानून के तहत जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक कास्ट के लिए एक ध्रुवीकरण वोट की कर रहे हो। नहीं तो निकाह तो जैसे पहले होते वैसे ही होंगे, आदिवासी समाज में जैसे विवाह होते वैसे ही होंगे। कौन कह रहा है कि उसमें बदलाव होगा? आदिवासी समाज में कैसे बदलाव नहीं होगा? जैसे जंगल जमीन का मसला है, तो क्या आदिवासी समाज को ये यूसीसी आने से फायदा होगा? क्या सिख भाई को होगा? आज फिर अकाली दल बादल। चलिए ठीक है, बहरहाल वो यूसीसी के फायदे हम भरत सिसोदिया जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी आपका रुख कर लेती हूँ। समाजवादी पार्टी का भी इस पर क्या स्टैंड है, क्योंकि दिन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपका कोई विचार बदला है क्या यूसीसी को लेकर के? इसके 2 पक्ष हैं जी, जो आज आपकी चर्चा है यूसीसी
इसका जो पहला पक्ष है वो कानूनी है और दूसरा इसका जो पक्ष है वो सामाजिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कानूनी पक्ष क्या है। जो संविधान का जो अनुच्छेद जो 25 है वो हमें जो हनन है भारतीय जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है कानून, उसका ये सीधा सीधा हनन है। अब आ जाता हूँ मैं, जो भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो विभिन्नता में एकता का, और आपके चैनल के माध्यम से जो बहुत बड़ी स्वस्थ बहस आप करा रही है तो मैं बताना चाहता हूँ जो एसटी समुदाय है उसका विभिन्न क्षेत्रों में इसका बहुत मात्रा में लोग रहते हैं और उनके खुद के रीति रिवाज और कानून है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोलने का काम करा। उन्होंने कहा कि जो परिवार होता है उस परिवार के लिए एक ही कानून होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, परिवार में भी सबकी अलग अलग भूमिका होती है। एक बुजुर्ग की भूमिका अलग होती है, एक युवा की भूमिका अलग होती है, मातृशक्ति की भूमिका अलग होती है, और जो बालक होता है उसकी भूमिका अलग होती है। और निश्चित तौर पर अगर कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भाई भाई का नारा है हमारा, तो अगर एक कानून बन रहा है तो उनकी राय मशवरा न लेकर उनको उनके नियम को साथ न लेकर और जो धार्मिक हमारी जो स्वतंत्रता है इसका निश्चित तौर पर हटन दिखाई देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जरूरत पड़ गई इस समय इस कानून, ये जरूरत इसलिए पड़ गई कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पर मोदी जी का जो अभी तक का जो एक सिनेरियो बना रखा था लोगों ने, वो निश्चित तौर पर उसका जो गुबार है वो हमने कर्नाटक में देखा, हिमाचल में देखा। अब उनको लगता है कि जो उनकी फेवरेट पिच है नफरत की राजनीति पर खेल कर ही हम 2024 की नैया पार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये भारत की जनता है, उनको का हमारा देश है, वो निश्चित तौर पर की पिच को समझ चुका है कि निश्चित तौर पे इनसे अपने जो वादे इन्होंने करे थे 2019 में इन्होंने जो वादे करे वो 2014 में जो इन्होंने वादे करे, अगर हम उनका रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे उन सभी में लोग रह गए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का हो, चाहे वो 14,000 अकाउंट का हो, चाहे काला धन का हो, निश्चित तौर पे सभी चीजों में धरातल पर नहीं उतार पाए। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी कमजोर हो रहा है। आप देखिए कितने एनडीए के घटक दल इनके साथ तो चले गए। चलिए ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतिकुर रहमान जी भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, जुड़ चुके हैं चर्चा में। अतिकुर रहमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अतिकुर रहमान जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार क्यों यूसीसी का विरोध हो रहा है? कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए जिससे कि हम भी एडमिट कर पाएं कि वाकई ही यूसीसी घातक साबित हो सकता है देश के लिए। रहे हैं उन लोगों को सरकार को समझना चाहिए कि उनका ओपोजिशन का जवाब देने के लिए सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं बैठ रहे हैं स्पोक्स पर्सन, जो उपेक्षा कर रही हैं हमारी देश की महिलाएं। 36 साल हो गए जब बीजेपी ने उनको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो के जरिए कि वो यूसीसी लाए थे, उसको लंबित करते 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 मजबूत सरकारें आती गई वाजपेयी जी के साथ में, अभी 9-10 साल इनके होने जा रहे हैं, उसके बावजूद इसका आज मसौदा भी हमारे सामने नहीं है। तो एक फुजूल सी बहस छिड़ती है और हम उसको राजनीतिक और तमाम दुनिया के उसमें पहलुओं में जकड़कर एक नॉन कंक्लूसिव उसमें एविडेंस सामने आता है कि भाई आखिर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है का। यहाँ पर मुख्य मुद्दा देखिए कृति जी ये है कि आर्टिकल 44 को तो आप देखिए वो शुरू से था ही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और अदालतों ने हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया है कि शरिया के नाम पर हमारे मुल्ला मौलवियों ने, हमारे धार्मिक गुरुओं ने महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है, इनको पीड़ित किया है, इनको वंचित किया है। अब इसको सुधार नहीं करने तो की आपको ये लगता है कि इसलिए परेशानी हो रही है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी? नहीं, मुद्दा ये नहीं है। दुकानें बंद करने के लिए मोदी सरकार इतनी मजबूत सरकार है कि बहुत सारी दुकानें तो बंद करती हैं। अरे पॉलिटिशियंस को तो जाने दो, एनजीओ कितने बंद कर दिए इन्होंने आर्बिट्रेरीली। इतनी मजबूत मोदी सरकार को आखिर सवाल उठाएगा कौन? आप ये इंतजार क्यों कर रहे हैं मॉनसून सेशन का? ठीक है, इंतजार क्यों हो रहा है ये बड़ा सवाल है। ठीक है, इसमें तत्परता क्यों नहीं दिखाई जा रही? मैं समझ गई, मैं आ रही हूँ अतिकुर रहमान जी, एक बार सभी को इस चर्चा में जोड़ लूं। भरत सिसोदिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज हमारी ये चर्चा इस पर आधारित है कि आदिवासी समाज जिस तरह से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है,
तो ऐसे में ये तो मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं परेशानी है। कैसे आदिवासी समाज को समझा पाएंगे? और दूसरा ये है कि यूसीसी पर भ्रम फैलाने वाले कौन है? कितना इजी लगता है ये पूरा रास्ता बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ए मैंडेट अंडर आर्टिकल 44 कि यूसीसी हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ राइट स्पिरिट। लेकिन देश के हालात ऐसे रहे, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही कि वो यूसीसी कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। अगर कोई सरकार यूसीसी ला रही है, उसके बैकग्राउंड में उनकी क्या उसकी ऑब्जेक्टिव है, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए वेदर यूसीसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस कंट्री और नॉट। हमें एक ऐसा सभ्य समाज और एक विकसित देश अगर भारत को बनाना है तो हमें सारे समाज को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। तो इसमें जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं, इदारे हैं, उनको भी एक सार्थक पहल करनी चाहिए। हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि एक संदेह की नज़र से देखा जाए। यूसीसी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सनल जो लॉज हैं उसमें इंटरफेरेंस होगा, बट टू सर्टेन इनहेरिटेंस, मैरिज, कुछ सर्टेन पॉइंट पे ही होगा जहां सरकार के लॉ बनाएगी। बाकी तो आपके पर्सनल राइट वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हैं। तो ये सोचना गलत है, इसको संदेह की नज़र से देखना गलत है। आज दुनिया का हर कोई भी विकसित देश, वी कम्स इनटू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, दुनिया का किसी भी विकसित देश में सारा समाज को एक साथ लेके मेन स्ट्रीम में लेकर चला जाता है। हम चाहते हैं अगर हमारा भारत विकसित देश बने तो हमें हर तबके को आगे ले जाना होगा। फिर बाद में ये कहते हैं कि समाज पीछे रह गया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आगे रख देते हैं। अरे भाई, ऐसे हर चीज़ आपको दो तरफ से नहीं चलना पड़ेगा। आपको एक सीधी राइट स्पिरिट में सोचना होगा। समाज को आगे लाना है, एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है, उनको समान राइट देने हैं, लेडीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इस नज़रिए से आप देखेंगे तो यूसीसी बेनिफिशियल है। अब सवाल ये आता है, क्या आदिवासी को हम इसके कानून के दायरे में लाएं या नहीं लाएं? देखिए, वो सरकार का मसला है, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, आदिवासी समाज हम उसे कहते हैं जो जंगलों में रहता है। बेशक अब ट्राइब्स बाहर भी आ गए हैं, शहर में भी आ गए हैं, शहरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बेसिक आदिवासी आर दोज हु लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरिया। उनका अपना जीवन है, रहन सहन है, उनके अपने लॉज हैं। तो मुझे लगता है अगर सरकार उनको कहीं रिलैक्सेशन देती है यूसीसी से तो वो जायज होगा, क्योंकि अभी वो नहीं, फिर ऐसे तो क्योंकि अगर आदिवासी समाज को रिलैक्सेशन देंगे तो ऐसे फिर मुस्लिम समाज भी आएगा, ऐसे फिर जैन समाज भी आएगा। नहीं आएगा। जैन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, ये सब डेवलप्ड हैं। मुस्लिम समाज 1000 साल से पावर में है, हिंदू समाज पावर में है, सिख समाज पावर में, ये सब लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। इनको अगर आप आदिवासी से कंपेयर करते हैं तो बहुत बेमानी बात है ये। हम आदिवासी समाज भी एक स्टेज के बाद यूसीसी में आ सकता है, बट ग्रेजुअली हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। आप एकदम से नहीं कर सकते कि जो लोग आदिवासी जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में रह रहे हैं कि उन पे ये लॉ लागू हो गया, वहां तक तो सरकार की पहुंच भी नहीं है, वो जंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे आगे और भी समझूंगी, लेकिन एक बार मुझे लगता है अतीकुर रहमान जी आपकी किसी बात से सहमत नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास अतीकुर रहमान जी, लेकिन एक बार मोहम्मद आमीन जी को भी मैं इस चर्चा में जोड़ लेती हूँ। मोहम्मद आमीन जी, कितना मुश्किल बीजेपी के लिए ये रहा? आदिवासी समाज, कई मौलवी इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी इसका विरोध किया गया है, तो कितनी मुश्किल है ये रहा? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि ये आदिवासियों की जो आज चर्चा आपने की है, सबसे पहले तो आदिवासियों के बारे में कहा गया है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी कल ही झारखंड के जो गवर्नर हैं, माननीय महामहिम, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इसको जरा जल्दी न किया जाए, नंबर सवाल। और जहाँ पर कल सिख समुदाय का सवाल है, सिख समुदाय की भी मीटिंग हुई है कल दिल्ली में, शिरोमणि अकाली दल की प्रदेश की, जिसमें उनके जो जितने लीडर्स हैं वो सब आए हैं और आके उन्होंने ये मांग की है कि इसको जल्दी न किया जाए। बल्कि उसमें उनका वो भी शामिल था जो पंजाब में उन्होंने पास किया है सिखों का एक्ट, उस संशोधन को विरुद्ध करने का प्रस्ताव सिख। लेकिन मोहम्मद आमीन जी, यही तो हर बार कहा जाता है ना कि जल्दी ना किया जाए, जल्दी ना किया जाए, और इस वजह से डिले हो रहा है। जी नहीं करना चाहिए, ये तो उनका अपना एजेंडा है पार्टी का। जब से 370 को लेके आए, उसके साथ उन्होंने 35 का किया, और ये भी उनके मैनिफेस्टो में है। ऐसा नहीं, ये बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इसको लागू कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो डिले किया गया है, इसलिए अब लोगों के ऑब्जेक्शन शुरू हो गए हैं। अगर ये लागू कर दिया जाता तो कोई ऑब्जेक्शन ना आते। जैसे आपने 370 का किया, 35 का किया, इसको भी जल्दी लागू कर देना चाहिए। अब तो ये आवाज उठने लगी है
क्योंकि इसमें क्या है, लॉ कमीशन ने एक बार रिजेक्ट कर दिया था। अभी क्या है, दोबारा लॉ कमीशन ने सभी पार्टियों से, सभी धर्मों से, सभी समुदाय से उनके सजेशन मांगे हैं। अब ये मामला इसी तरह लंबित हो जाता है। इसमें पार्लियामेंट को अपना एक्ट बना के जो अभी कह रहे थे उस हिसाब से इनको लेना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। इसको तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी की जगह इसको जैसे आईपीसी है, इंडियन क्रिमिनल कोड, इस तरह आईसीसी कर देना चाहिए, इंडियन सिविल सर्विस कोड कर देना चाहिए, सिविल कोड। तो इससे क्या है कि एक समानता दिखेगी। यूसीसी कहने से थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाम भी थोड़ा सा विवादित हो जाता है। अगर हम इस नाम को भी बदल करके चलेंगे तो एक थोड़ी सी धारणा बदल सकती है। ठीक है, अतिकुर रहमान जी आप कुछ कह रहे थे। मैं समझ गई। अतिकुर रहमान जी आप कुछ कह रहे थे। जी देखिए, ट्राइबल्स को लेके कल जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें भी ये पहल हुई थी कि भाई ट्राइबल्स को इसमें से अलग रखा जा सकता है। देखिए, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज का एक रूप है और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक रूप है। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट को फुल पावर्स है कोई भी इस तरह का लॉ लाने का, लेकिन पार्लियामेंट खिलवाड़ क्यों कर रही है? पार्लियामेंट इसको हमेशा से बीजेपी की सरकार एक ऐसे वक्त में लाने की कोशिश करती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको आपके मुताबिक वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, उनकी संख्या कितनी है? ज्यादा है, कम है, या विरोध करने वाले ज्यादा हैं? सवाल देखिए, कीर्ति जी, कम और ज्यादा का नहीं है। आपने इससे पहले जो मुझसे सवाल किया था कि ऑब्जेक्शन क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे और वो ऑब्जेक्शन बेमायने भी हो सकते हैं, मायने वाले भी हो सकते हैं। हमारी बात यह है कि आज तक के जितने पैनलिस्ट बीजेपी स्पोक्स पर्सन आए हैं और यहां तक के प्रधानमंत्री 9 साल तक खामोश रहे और जब बोले यूसीसी पे तो सिर्फ ट्रिपल तलाक और मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोले। इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है? क्या हिंदू महिलाएं प्रताड़ित नहीं है? क्या हिंदू समाज के अंदर इस तरह की इनइक्वालिटीज नहीं है? क्या हिंदू वुमेन नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए? छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड को बाय विल दिया जा सकता है, किसी और लड़की या लड़के का अधिकार नहीं है। बाय विल फादर कैन गिव टू एनीबडी। ये क्या इनजस्टिस है? इस अनजस्टिस के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री? तो फिर तो इस लिहाज से यूसीसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस लिहाज से फिर तो यूसीसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक रूपता लेकर के आ रहा है। हम तो यही समझ रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री ने देश को बरगलाया क्यों? सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों लिया? ये बोलते हैं कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी का लॉ हम लाने जा रहे हैं, क्या दिक्कत थी? ठीक है, प्रमोद स्वामी जी आप इस पर जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अगर यूसीसी की बात होती है तो चुनावों के समय ही बात क्यों होती है, और दूसरा फिर अगर आप यूसीसी पर बात करते हैं तो आप मेन फोकस सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही क्यों कर रहे हैं? भाषणों में सिर्फ मुस्लिमों की ही बात क्यों कर रहे हैं? आप सभी की बात कीजिए ना, क्योंकि इस प्रकार की कुरीतियां तो और भी अन्य धर्मों में भी है। ऐसा ही कह रहे हैं ना आप अतिकुर रहमान जी? जी एग्जैक्टली। ठीक है प्रमोद जी। अभी यहाँ इस चर्चा में विमर्श के दौरान कुछ सवाल उठे। एक तो सवाल ये उठा कि ये इनकी पार्टी का एजेंडा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी का एजेंडा नहीं है, देश का एजेंडा है। मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आर्टिकल 44 के समय, जब आर्टिकल 44 जब बना था और देश के संविधान निर्माताओं ने जब समान नागरिक संहिता की बात की थी, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट रायदान देके कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चल रहा है, पार्टी के एजेंडे पे चल रहा है? तो किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मेरी समझ से परे है। दूसरी बात, किसी एक सज्जन ने कहे कि नाम पे आपत्ति की, तो नाम तो भैया इसका समान नागरिक संहिता है, सबके लिए बराबर एक कानून होना चाहिए। तो उसके वो भी आपत्ति के पीछे कोई तर्क नहीं नजर आया। कुछ वक्ताओं ने उठाया कि चुनाव के समय में इस मुद्दे को लिया जाता है। तो 2019 में जब मोदी जी जीत के आए तो आर्टिकल 370 जब हमने हटाया आते के साथ में, तो तब कौन सा चुनाव था? जब हम हमारी मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जब हम 3 तलाक लेकर के आए, तब कौन सा चुनाव था? तो आज एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम 3 तलाक लेकर के आए और 3 तलाक का कानून जब हमने बनाया
तो कितने इंटेलेक्चुअल और नहीं, कितने लेकिन मुस्लिम प्रमोद नेताओं ने उसका समर्थन प्रमोद जी, किया, मैं आपसे ये इसके समझना ऊपर में भी चाहती जरा हूँ चिंतन और मंथन कि होना चाहिए। यूसीसी के संदर्भ में अगर आप आगे अड़चनों को देखते हुए एक एक करके सभी को एक्सक्लूड करने लगे तो किसी किसी को एक्सक्लूड करने लगे, फिर तो आपको ऐसे कई सारे मुहाने खड़े हुए दिखाई देंगे कि जहां पर आपको लगेगा कि इन्हें भी हम हटा देते हैं। जैसे कि अभी आदिवासी समाज की बात हो रही है कि यूसीसी से हम हटा देते हैं आदिवासी को। अभी मुझे नहीं पता कि इस पर किस तरह से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी ये खबर उठ रही है तो मैं आपसे मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सब जितने भी विद्वान वक्ता बैठे, यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सब इस बात से वाकिफ है कि लोक कमीशन ने सुझाव मांगे हैं। लोक कमीशन के पास सुझाव जाएंगे, उन सुझावों के ऊपर चर्चा होगी जब ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद में वो बिल बनेगा, बिल बन के लोकसभा राज्यसभा में आएगा, वहां उसके ऊपर में बहस होगी। तो लोगों के नहीं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं मुझे लग रहा है वो तो आपके पास अपने विचार भेज नहीं रहे, वो तो सीधा ही विरोध कर रहे हैं। वो बता ही नहीं रहे कि कहां पर किस किस पॉइंट पर दिक्कत है, और आप फिर ऐसे वो कितने पॉइंट्स निकालेंगे? फिर तो यूसीसी मात्र एक डमी हो जाएगा ना, उसके अंदर होगा क्या आप जब सारी चीजें निकालते जाएंगे? अगर हम पास नहीं होगा, पास नहीं हो पाएगा इस तरीके से। जब लॉ कमीशन मांगेगा, देखिए हमारे पैनल में ये आवाज उठ रही है कि ऐसे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी स्वामी जी आपके पास। मुन्ना खान जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। कीर्ति जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नियत और नीति क्या है। 9 साल तक आप सोए रहे, जब चुनाव के 6 महीने बचे हैं तो आपको आज यूसीसी। अच्छा मुन्ना खान जी, मुझे एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। आप बार बार कह रहे हैं कि यूसीसी ये एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। अगर ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा होता फिर तो वो डर के चलती कि मुस्लिम समाज भी उनसे कट जाएगा, आदिवासी समाज भी उनसे कट जाएगा, उनका वोट बैंक तो उनसे कट जाएगा। बिल्कुल, ये तो उनके लिए नुकसान वाली बात है ना। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए और एक समाज के ऊपर फोकस करके ये यूसीसी के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं ताकि किसी एक समाज की वोट का दुर्गीकरण। कौन सा वो समाज है, मैं जानना चाहती हूँ। वो सभी समझ रहे, आप भी बहुत यही तो दिक्कत है। समाज में अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से बोलेंगी, गलत मैसेज भेजेंगी, तभी तो दिक्कत होती है, तभी तो वो चीजें पास नहीं हो पाती। अतीकुर रहमान जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल अतीकुर रहमान जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। अतीकुर रहमान जी, वो कौन सा समाज है जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुस्तान में, बताइए जरा। जी कीर्ति जी, जब सिर्फ इसका चुनाव का सवाल नहीं है, बीजेपी को जितनी भी मुस्लिमों से रिलेटेड इश्यूज हैं वो उठा के हिंदू कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा हिंदुत्व कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। मुसलमानों का वोट इनको नहीं चाहिए, ये मुसलमानों का वोट नहीं चाहते हैं, मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ दिखावा है, छलावा है, सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। क्योंकि जितना मुसलमानों के खिलाफ अगर मैं इस बात पर जवाब मांगूंगी तो फिर इस पर प्रमोद स्वामी जी कहेंगे कि हम वो पार्टी है जो लगातार मुसलमानों को हमेशा आगे बढ़ते हुए टिकट्स ज्यादा दे रहे हैं, फिर तो ये चर्चा और कहीं ना कहीं भटक जाएगी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, मेरी बात सुनिएगा, जो विपक्ष में पार्टियां हैं लगातार समाज के बीच में बार बार जाकर के कहती है कि एक समाज को प्रताड़ित करने की बात है। मैं समझना चाहती हूं अतीकुर रहमान जी, हिंदुस्तान में वो समाज कितना प्रताड़ित है, आप बताइए कितना प्रताड़ित है हिंदुस्तान में, तब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए कीर्ति जी, बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड है माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स को लेके। चार्टर कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला आपकी डिबेट पे किसी ने दिया, उसको मनमोहन सिंह जी ने जो पॉजिटिव अंदाज में बताने की कोशिश की, उसको आज तक के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण था। इस तरह की बात करके ये साबित करते हैं कि मुसलमानों को पिछड़ा रखने में इनका मूल पर्पस ये है कि हिंदुत्व कंसोलिडेशन हो। जितने मुस्लिम इश्यूज हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, 4% का रिजर्वेशन जिस खुफिया तरीके से अमित शाह जी ने कर्नाटका में काटे थे,
और जितना उत्साही होकर उसको चुनाव में मुद्दा बनाया था, उससे साफ जाहिर है कि ये मुसलमानों से नफरत के अलावा ये मुस्लिम वोट बैंक की कंसोलिडेशन का पूरा ये तरीका है यूसीसी, आप इससे सहमत है? क्योंकि मुझे तो इसमें बिल्कुल नहीं। हाँ। बेशक अपोजिशन के पास कहने के लिए है ये प्रोपेगेंडा है, या हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं, उनका भी कहना है ये प्रोपेगेंडा है। हो सकता है प्रोपेगेंडा आपके नज़रिए से आप जो कह रहे हैं सही हो, बट आप ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका परिणाम देखिए। यूसीसी इज गुड फॉर एवरीवन। बेशक वो किसी भी एंगल से इंप्लीमेंट हो रहा है। एक और पॉइंट है, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रही हूँ, एक और पॉइंट है, आप बता रहे हैं, आप जैसे अधिवक्ता आकर के चर्चाओं में बताते हैं कि यूसीसी सभी के लिए कितना बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें पिछड़ रही है ये बताने के लिए कि समाज में कि इसके क्या क्या फायदे हैं। ये कोशिश बीजेपी की ओर से होनी चाहिए। कोई भी अगर कानून बनता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, लॉ कमीशन से सुझाव मांगे जाते हैं, तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। तो अभी दिस इज ए अर्ली स्टेज टू कमेंट अपॉन द गवर्नमेंट की उनकी राइट इंटेंशन है या नहीं। ओके। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है। जब लॉ कमीशन के पास सुझाव आएंगे उसके बाद सरकार एक प्रॉपर लॉ लेकर आएगी। तो उस समय सरकार जब उस कानून को ड्राफ्ट तैयार करके पेश करेगी, तब ये इस पे सार्थक बहस हो सकती है कि कौन से पॉइंट इसमें सही है, गलत है, या जिस पे ऑब्जेक्शन। अच्छा, एक और मेरा सवाल आपसे ये है, यूसीसी अगर आता है तो इसमें एससी एसटी, मुस्लिम समाज, जैन समाज, क्या क्या फ्लॉज होंगे उनके लिए? देखिए, इसमें किसी के लिए कोई फ्लॉज नहीं होगा। केवल जितने भी कम्युनिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर, जैन, इन सब के लिए कुछ बिंदुओं पर एक समान कानून आएगा। इनहेरिटेंस पे, शादी पर, और भी जो भी इस तरह के उस पर मेंटेनेंस वगैरह से जो इश्यूज हैं, बाकी सबके पर्सनल लॉ को गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू टच। तो ये सोचना ही बेकार है। कुछ सर्टेन कानून जिस पे सरकार उसको एड्रेस करेगी, और मैं समझता हूं कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जरूरी है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जरूरी है कि सबके समान अधिकार हो, विमेंस किसी भी कम्युनिटी की हो, उनके साथ कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, चाहे वो इनहेरिटेंस के इशूज हैं, या मैरिज के इशूज हैं, या डिवोर्स के इशूज हैं। ये सब जस्टिफाइड होने चाहिए, 21st सेंचुरी के लॉज के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि आई एम सॉरी टू से हलाला प्रैक्टिस ये सभ्य समाज के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 शादियां हलाला प्रैक्टिस नहीं है एक्सेप्टेबल। बहुत आप बेशक कुछ भी कहें, बहुत सारी चीजें। मुझे ब्रेक पर जाना है भुवन भास्कर जोशी जी, लेकिन एक बार मैं ब्रेक से पहले आपके पास आना चाहूंगी कि ये एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए जरूरी है यूसीसी। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, तमाम बड़े वकील ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा? बहुत जल्दी से मुझे एक ब्रेक पर जाना है। कीर्ति जी, आप ब्रेक ले लीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि बहुत देर से पैनलिस्ट को सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं मूल विषय बताना चाहता हूँ। नहीं, चलिए बोलिए फटाफट। गोवा का उदाहरण मैं देख के बता रहा हूँ आपको। गोवा में जो है गोकशी जो है वो कानून उसका समर्थन नहीं करता, वहाँ गोकशी अलाउ है, और उससे सरकार पैसा वसूल करके टैक्स लेती है, और अन्य राज्यों में है तो कैसे होगा? एक स्टेट में अलग नियम है, एक स्टेट में अलग नियम है। तो निश्चित तौर पे इस तरह बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है, लेकिन आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आप। ठीक है, शुक्रिया भुवन भास्कर जोशी जी, आपने समझा वक्त की जरूरत को। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि मैं ब्रेक पर चली गई थी। जी कीर्ति जी, धन्यवाद। कीर्ति जी, मैं बताना चाहता हूँ आज ये जरूरत क्यों पड़ी यूसीसी की। तो क्या हम देख पा रहे हैं 2 चुनाव का परिणाम आया, और जो 2 चुनाव थे उसमें 2 लोगों पे पूरी जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी को बचाने की, और वो 2 चेहरे थे, आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय योगी जी, जिसपे पूरा चुनाव लड़ा गया, कर्नाटक से लेकर हिमाचल का। और उसके बाद विपक्षी एकता की जो बैठक थी, अब विपक्षी एकता की बैठक सफल हुई। निश्चित तौर पर उसका परिणाम आप दुष्परिणाम कह सकते हैं, मैं तो कह सकता हूँ उसका महाराष्ट्र में उसका दुष्परिणाम देखना पड़ा, क्योंकि उनको लग गया कि जमीन खिसक गई है। और यूसीसी इनका एक लास्ट ऐसा हथियार है जिसपे कि समाज का ही विभाजन कर सकते हैं, और समाज का जब विभाजन होता है तभी इनको लाभ होता है। चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे चुनाव में देख लीजिए, जब समाज एकजुट होता है तो आप देखिए कितनी सरकारें बनती है। तो निश्चित तौर पर अब इनके पास कोई और ना, इनके पास अपने कोई भी चीज बताने को, चाहे वो आप 2014 का चुनाव ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिस पर बताया जा सके। स्थिति बताता हूँ मैं आपको।
काम गिनवाने के अभाव में कोई काम नहीं है, एजेंडा नहीं है, इसलिए यूसीसी की सिर्फ अफवाहें और चर्चाएं हैं ना, आप यही कह रहे हैं। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मुझे सभी के पास जाना है। हाँ प्रमोद जी, आप ही को कह रही हूँ, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मुझे लगता है मेरी आवाज प्रमोद जी तक नहीं पहुंच रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ। इसके पहले अतीकुर रहमान साहब ने कुछ बातें कही हिंदुत्व के बारे में और कुछ अन्य मुद्दे उठाए, तो हालांकि वो यूसीसी से रिलेटेड नहीं थे, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि राष्ट्र को गौरवशाली उसके अतीत की महत्ता की नींव के आधार पर ही बनाया जा सकता है। एक राष्ट्र का इतिहास, उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति को जाने बिना उस राष्ट्र को आप महान नहीं बना सकते। इस राष्ट्र का अपना एक इतिहास है भारत का, और हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, अपो दीप भवा। ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, और इसमें अगर आपको आपत्ति है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हर बात में अगर आप कहेंगे कि हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व इज द वे ऑफ द लाइफ, और एक भारत वर्ष का विभाजन जो है पहले ही धर्म के आधार पर हो चुका है, और धर्म के आधार पर भारत वर्ष का विभाजन होने के बाद से कुछ लोग अपनी इच्छा से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग भारत में रह गए, लेकिन जो भारत में रह गए उनको पूरी सुरक्षा दी जा रही है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है, और उनमें भी जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की जो विचारधारा है, जो अब्दुल हमीद की जो विचारधारा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 60 टैंक उड़ाए थे, वैसे राष्ट्रवादी जो हमारे मुस्लिम भाई है उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग अफजल गुरु की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो लोग जिहाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं, आप उनके साथ नहीं है, मैं समझ गई। ठीक है अतीकुर रहमान जी, आप प्रमोद स्वामी जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। मैं आ रही हूँ प्रमोद स्वामी जी, आप प्रमोद स्वामी जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। दूसरा मेरा भी, कि जिस प्रकार की विरोध सामने आ रहा है यूसीसी को लेकर के, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि अभी मैं कुछ समय पहले एक बयान सुन रही थी मदनी जी का, वो कह रहे थे कि जो औरतें होती है वो 45 साल की उम्र में बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन आदमी 80 साल की उम्र में भी बूढ़ा नहीं होता, तो ऐसे में जो जरूरतें होती है वो पूरी करनी होती हैं, तो तलाक तो हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर ऑप्शंस भी आप बंद ना कीजिए। तो आपको लगता है कि इस प्रकार की जो ये एक्सक्यूजेज हैं ये एक्सेप्टेबल है यूसीसी को लेकर के? कीर्ति जी देखिए, जो मौलाना और उलमा हजरात होते हैं इनकी मालूमात और इनकी सीमा बहुत बहुत कम होती है, धीमी होती है, और ये 21st सेंचुरी की इनकी सोच नहीं है हमेशा से। इसीलिए मैंने पहले इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स का जिक्र किया था, माइनस पॉलिटिकल क्लास ऑफ द मुस्लिम्स, माइनस द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स इन द कम्युनिटी। मैंने इसीलिए इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स का हवाला दिया था। इंटेलेक्चुअल मुस्लिम स्कॉलर्स की क्या जिम्मेदारी है कि आप कैसे इन लोगों को भी बताएंगे कि ये जो सोच है वो ठीक नहीं है? आपकी भी समाज में रहते हुए फिर कोई जिम्मेदारी है? ये ट्रिपल तलाक की जो बहस चलती थी कीर्ति जी, उस वक्त से हमारा और उलेमा और मौलाना हजरात का क्रॉस रहा है। इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम्स इनके झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनसे गुजारिश कर सकते हैं हम। अब आ जाइए मेन एलिमेंट्स, मेन पॉइंट पे। प्रमोद जी ने हिंदुत्व की बात तो पकड़ ली, लेकिन मैंने जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की जो बात की, और प्रधानमंत्री ने जो सिर्फ एक ही समुदाय की तरफ इशारा किया, उसका इनके पास जवाब नहीं है। कीर्ति जी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूसीसी डिबेट का ये है, जो भी कानून आएगा यूसीसी रिलेटेड वो होगा जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी, जो एंटीथीसिस है पैट्रियार्की और मिसोजिनी। हिंदी में मैं इसके अल्फाज का अनुवाद नहीं जानता हूं, आप अगर मदद कर सके तो करें। ये पैट्रियार्कल इंडिया का समाज, ये मिसोजिनिस इंडिया का समाज इसका विरोध करेगा, और हम ऐसी पार्टी के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं जिसमें हाल ही में रेसलर्स को नाउम्मीद किया, उन पे इल्जामात लगाए, और ब्रिजभूषण जैसे पैट्रियार्कल और मिसोजिनिस एलिमेंट का इन्होंने साथ दिया। हम गलत पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं कि ये हमको जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी वाला कानून देने जा रहे हैं।
फजूल है इनके साथ बहस करना। ये वही एलिमेंट्स है जो कि सत्यानुची, ऑर्थोडॉक्सी, चाहे मुस्लिम हो क्या हिंदुत्व। प्रमोद जी, आप हिंदुत्व एलिमेंट है, आप हिंदू नहीं है। मेरे हिंदू भाई, मेरे हिंदुस्तानी भाई आपका साथ नहीं देंगे। आपका हिंदुत्व आप आरएसएस की शाखा में लेकर जाइए। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं पहले एक बार मोहम्मद आमीन जी के पास जाऊंगी। ठीक है, हाँ प्रमोद स्वामी जी, आप दीजिएगा इस पर जवाब। मोहम्मद आमीन जी, आप अतिकुर रहमान जी की बात से सहमत है कि पितृसत्तात्मक जो सोच चलती है वो इसका विरोध कर रहे हैं? दूसरा कि बीजेपी किस तरह से मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रही है यूसीसी को लेकर? अतिकुर रहमान साहब ने कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। पहली बात तो मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी आपको सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा कि आप मुस्लिम है या नहीं है। एक नंबर बात। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने आपको नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा, इसके लिए मैंने उत्तर दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? हिंदुत्व का जो हृदय है वो बहुत विशाल है, और हिंदुत्व ही एक ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे भवन्तु निरामय की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। लेकिन सर आप ये तो क्लियर कीजिए कि आप हिंदुत्व लॉ नहीं आप थोपने जा रहे हैं किसी पर। यूसीसी बिल्कुल उससे अलग है, हम क्यों इससे भटक जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ये किसी भी प्रकार का हिंदुत्व लॉ नहीं हम थोपने जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए कि जब एक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज के आप को विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जब बोलते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे और गुस्ताख नबी की एक ही सजा नहीं, वो तो उस पर तो कह रहे हैं अतिकुर रहमान जी कि हम उनके साथ नहीं है। उसके लिए तो कह रहे हैं अतिकुर रहमान जी कि हम उनके साथ नहीं है, हमने तो 3 तलाक के समय ही उनसे अलग कर लिया था। ठीक है, जवाब आप देश की जनता को दीजिए। गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद आमीन जी, मैं बिना वक्त गवाए आपके पास आना चाहूंगी। मोहम्मद आमीन जी, आप मुझे बताइए कि कहाँ भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं और कौन भटका रहा है? सीधा सा सवाल आपसे। क्यों कर रहे इनका माइक कम करिए। कौन नहीं आएगा ये देश की जनता तय करेगी, माइक कम करिए। बैठ के तय नहीं करेंगे। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो आपकी कृपा से नहीं बने, देश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया, इसलिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है मोहम्मद आमीन जी। कीर्ति जी, मैं आपकी जो बात आपने कही थी मौलाना मदनी के बारे में, मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना मदनी जो हैं उन्होंने अभी 4थी शादी की है और बहुत कम उम्र की लड़की से शादी की है। ये बेहुदा बातें करते हैं मौलाना लोग, और ये लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी को बदनाम किया जाए और उसको इस तरीके से किया जाए जिससे कि हर आदमी नफरत करे। मौलाना की बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, और नहीं लिखा गया इस्लाम में। इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त तलवार से लड़ाइयाँ होती थी, बहुत सी विडोज हो जाती थी, वार विडोज, उनको शेल्टर देने के लिए, इक्वल राइट देने के लिए उनको निकाह में ले लिया जाता था। ये मौलाना को आप बता दीजिए। नंबर 2, अभी बात आई थी सच्चर कमेटी की, तो सच्चर कमेटी का प्रोपगंडा कांग्रेस ने किया उस टाइम, लेकिन लागू नहीं किया। ये एक जस्टिस नहीं था, उन्होंने सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई और जस्टिस सच्चर से कहा, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। यानी मुन्ना खान जी बताएं कि पहले की सरकारों ने क्यों आनाकानी करी? जब सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, हाई कोर्ट कहता रहा, बार बार इसकी डिमांड होती रही, फिर क्यों आखिरकार इससे पीछे कदम खींचे गए? मुन्ना खान जी, डिमांड कभी नहीं हुई, किसी भी समाज से आवाज नहीं आई। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहता है कि जरूरत महसूस होती है तो इस पर मंथन किया जाए, इसको लेकर के आया जाए, तो फिर उन आवाजों को अनसुना क्यों कर दिया जाता है? वैसे तो बड़ा हवाला दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय का। ये सरकार लाए तो सही, सरकार डरा क्यों नहीं है? ये सरकार अभी पैमाना नाप देगी कि किस राज्य से क्या आवाज आई है। ये सरकार पहले ड्राफ्ट बिल तो लाए, ऐसे ही हंगामा मचाने से नहीं होगा। देखिए, मैं शिक्षा कमेटी में कोई ऐड करना के प्रवक्ता एक अच्छे राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, जब तक एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। और आप नहीं चाहते कि किसी अच्छे समाज का निर्माण हो, क्योंकि आप हमेशा समाज में फूट डालने का काम करते हो, चाहे कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। यूसीसी फूट डालने वाला कैसे है? मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि भरत सिसोदिया जी बेहतर समझा पाएंगे। यूसीसी फूट डालने वाला कैसा है, या फिर सबको एक जोड़ने वाला है? जरा आज जरूर समझाइएगा। यूसीसी तो सारे कानून, सारे समाज को एक कानून में पिरोने की एक प्रक्रिया है। तो फूट डालने वाला तो ये कहना गलत है। ये तो सारे लॉस को कोडिफाइड किया जा रहा है, जहां देश के सभी कम्युनिटी एक समान कानून से जुड़ सके, उनके समान अधिकार हों और समान उनके राइट्स हों। ठीक है,
तो ये तो कहना बेमानी बात है। मैं कुछ सच्चर कमेटी के लिए कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। थोड़ा जल्दी। अपने सच्चर कमेटी तो एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कि सच्चर कि मुसलमान पिछड़ गया है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का कानून 1947 से सेम स्कूल हिंदूज के लिए हैं, क्रिश्चियंस के लिए हैं, मुस्लिम्स के लिए हैं। सेम कानून हिंदूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी कम्युनिटीज के लिए बराबर कानून है। सभी कम्युनिटी के बराबर राइट हैं। कुछ कम्युनिटी आगे बढ़ रही हैं, कुछ कम्युनिटी पीछे जाती जा रही हैं। जबकि मुस्लिम समाज का अगर इतिहास उठा के देखें तो 1000 साल पुराना इतिहास है, जब वो पावर में है, कल्चरली रिच है और हिस्टोरिकली रिच है, तो क्यों पिछड़ रहे हैं? इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करा, मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश नहीं करी। और फिर बाद में सच्चर कमेटी जो कांग्रेस ने जो पहले आई है, ये एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई, आप पिछड़ गए। सभी देश में सभी के लिए समान अवसर हैं, आप क्यों पिछड़ रहे हैं? ठीक है, अतिक उर्रेमान जी बहुत जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मुझे वाइंड अप करना है। बहुत जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि मुसलमानों को पीछे खींचने वाला कौन है और आप फिर उसी पार्टी को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? सिसोदिया जी, आपको मानना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह 70 साल तक कांग्रेस ने पहले इस्तेमाल किया। अब आकर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये साबित करती है कि मुस्लिम कितने पिछड़े हुए हैं, उसके ऊपर किस तरह का पॉलिटिकल खिलवाड़ हुआ ये भी आप जानते हैं। अगर उस वक्त सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया जाता तो आज मुस्लिम समाज ये नौबत ही नहीं लेके आता। क्या आपको बोला जाए बोलने की? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। यूसीसी से मुस्लिम समाज का भला है या नहीं? मुस्लिम समाज का सिर्फ अगर आप बोलती रहेंगी कीर्ति जी तो दूसरी तरफ से दूसरी आवाज आएगी। मैंने कहा जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है, जो कि बीजेपी लाने में असमर्थ रही है और अब भी दिखाई दे रही है कि वो नहीं लाना चाहते। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी कि क्या वाकई ही बीजेपी यूसीसी ला पाएगी। जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, तो ऐसे में इन दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को अब इस पर सिर्फ मंथन नहीं बल्कि इसको धरातल पर ला करके दिखाना होगा, तभी बात बन पाएगी। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।